अमेरिकी आसमान में चीनी बलून पर विस्फोटक बने हालात। दोनों देशों के बीच में इसको लेकर टेंशन बहुत बढ़ गई है। तनाव काफी ज्यादा हो गया है चीन और अमेरिका के बीच। पेंटागन ने साफ कहा, जासूसी के इरादे से ही यह बलून आया हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इन सब के बीच देखिए बड़ा रिएक्शन भी अमेरिका की तरफ से आ गया है। यानी जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन की यात्रा, बीजिंग की यात्रा होने वाली थी और बहुत अहम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इसको माना जा रहा था, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये देखिए चीन का ये जासूसी बलून, स्पाई बलून, और इस पर अमेरिका ने साफ कहा कि चीन इसके जरिए जासूसी कर रहा था। और इसके बाद यह भी आपको बता दें कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात करते हुए अमेरिका की तरफ से इस पर अपनी चिंता भी जाहिर की गई है, विरोध दर्ज करवाया गया है। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको उसी स्पाई बलून की दिखा रहे हैं जिस पर यह दावा कि यह चीन की तरफ से जासूसी के लिए भेजा गया है, उस जगह पर मोंटाना इलाके में जहां पर न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के। तो टीवी9 भारतवर्ष ने अमेरिकी आसमान में चीन के जासूसी बलून की हर अपडेट लगातार सबसे पहले आपको दी है। मोंटाना के आसमान में दिखे बलून के मुद्दे ने अब गंभीर रूप भी ले लिया है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते कि अभी तक हुआ क्या है। कल से लेकर अभी तक अमेरिका की तरफ से दावा यह कि चीन ने अमेरिका की जासूसी की साजिश इस स्पाई बलून के जरिए रची है, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है। चीन बोल रहा है कि मौसम का डेटा इकट्ठा कर रहे थे, इसके जरिए अमेरिकी एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया। लेकिन चीन की तरफ से कहा कि हमें इंटरनेशनल रूल का पूरा ख्याल है, यानी कोई वायलेशन चीन की तरफ से नहीं हुआ है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री का बीजिंग दौरा अब प्रतिक्रिया के तौर पर दर्ज हुआ है, कैंसिल कर दिया गया है। इन सब के बीच चीन ने क्या कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की गई है इस पूरे मामले को लेकर। अब इस पर सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है आप जान लीजिए। स्पाई बलून कांड के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बीजिंग दौरा जो होने वाला था हाल ही में, यह अब रद्द कर दिया गया है। अमेरिका कोई काउंटर एक्शन अब कर सकता है, कोई बड़ा कदम ड्रैगन के खिलाफ, चीन के खिलाफ उठा सकता है। इन सब के बीच आशंका क्या है यह भी आप जान लीजिए। चीनी जासूसी बलून की जांच इस वक्त की जा रही कि आखिर वो कर क्या रहा था। विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया है, पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो ने साफ कहा है कि बलून को मार गिराए अमेरिका। ये रिपब्लिक पार्टी की तरफ से जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिका में बाइडेन की कमजोरी से जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं। ये पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। बड़े अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर क्या है, स्थानीय नागरिकों ने आसमान में चमकती हुई चीज को देखा, जो लगातार आप इस तरफ देख भी पा रहे हैं। नागरिकों को चीनी बलून में विस्फोट का अब अनुमान भी है कि इसको विस्फोट के जरिए इसको खत्म भी किया गया है। लैटिन अमेरिका के ऊपर एक और चीनी जासूसी बलून दिखा है, यानी 2 दिन के अंदर लगातार ये दूसरी बड़ी घटना है जो कि चीनी जासूसी बलून, स्पाई बलून को लेकर ये मानी जा रही है। और देखिए इन सब के बीच जो इन्फॉर्मेशन करुणा ने आपको दी, एक और बहुत अहम खबर है सॉलिडर से, जहां रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया विध्वंसक अटैक। यूक्रेनी सेना की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास भी जारी है। ज्वाइंट एयर ड्रिल के जरिए दोनों ही देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना ने टारगेट तबाह किए। वो ड्रिल में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। तस्वीरें आपके सामने। तो रूस बेलारूस की इस ज्वाइंट ड्रिल से कई लोगों की चिंता बढ़ रही है। और आपको बता दें कि अब 1 महीने पहले मैं और मेरे सहयोगी पोलैंड में मौजूद थे, और जब हमने बेलारूस जो सीमा है उसका रुख किया था ब्रेस्ट बॉर्डर पर, तो वहाँ पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। और हमने दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वहाँ पर जो लगातार डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद हालात किस तरीके से आने वाले दिनों में और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। और ये अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम फरवरी के महीने में दाखिल हो चुके हैं, और जब इस युद्ध को 1 साल पूरे होने को है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। आइए रूस बेलारूस ज्वाइंट एयर ड्रिल से जुड़ी कुछ और खास बातों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, समझा देते हैं आपको किस तरीके के हालात इस वक्त है। आसमान में रूस बेलारूस के विमान यूक्रेन की
अटकी सांस। क्यों? क्योंकि रूस बेलारूस ने ज्वाइंट एयर ड्रिल में हवाई ताकत दिखाई है, जो पश्चिमी देशों की चिंता लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा ड्रिल के बाद अपने स्थायी एयरबेस में नहीं लौटी रशियन एयरफोर्स ये इशारा कर रही है कि आगे कुछ हो सकता है। यूक्रेन का दावा, बेलारूस में ही एक्शन मोड में मौजूद है रूसी वायुसेना। साथ ही साथ यूक्रेन को बेलारूस की धरती से बड़े अटैक का खतरा लगातार सता रहा है। इसके अलावा वॉर में लगातार रूस की सपोर्ट में खड़ा है बेलारूस। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में इस बात पर जोर भी दिया गया था कि रूस और बेलारूस साथ है। बेलारूस की धरती से अटैक होते ही वॉर गंभीर रूप ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमांडर राजीव सरदाना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जब हम फरवरी के महीने में दाखिल हो गए, रूस बेलारूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो ज्वाइंट ड्रिल लगातार पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा रहा है, इसमें कुछ बड़ा होता हुआ दिख भी रहा है या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मात्र? मेरा जो एप्रिसिएशन है, मैं समझता हूं कि ये केवल थ्रेट इन बीइंग है। यूक्रेन को वहाँ पे अपने कुछ ट्रुप्स को डिप्लॉय करने के लिए वहाँ से एम्यूनिशन शिफ्ट ना कर पाए, जो उनका एरिया ईस्टर्न सेक्टर जो उनका इलाका है जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उधर ये थ्रेट इन बीइंग की वजह से वो ना तो ट्रुप्स वहाँ से मूव कर सकते हैं, ना लॉजिस्टिक्स वहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन ये थ्रेट इन बीइंग जब भी होती है वो इतनी क्लोज टू एक्चुअल होनी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी मालूम पड़, इसलिए वो ये सब हो रहा है। और ये मेरा है कि वहाँ से वो दोबारा वहाँ से कोई फ्रंट ओपन नहीं होगा। एक्चुअल जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ईस्टर्न सेक्टर। लेकिन अंशु जी, खबर बीच में ऐसी भी आई थी कि बेलारूस पर भी अब अटैक की प्लानिंग है। क्या इस अंदेशा को देखते हुए भी बेलारूस को अब रूस की बड़ी मदद की जरूरत है और इसलिए भी ये स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हो रही है? अंजलि, दोनों ही खेमों से हम इस कूटनीतिक स्टेप को उठते हुए काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। पश्चिमी खेमे से बार बार पोलैंड का नाम आता है। हम पिछले दिनों हमने इस बात की चर्चा की कि वहाँ से मिसाइल्स छोड़ी जा सकती हैं। हम इधर से रशिया के खेमे की तरफ से बेलारूस का नाम उठते हुए देखते हैं। तो निश्चित तौर पर इन देशों का इस्तेमाल, इनके नामों का इस्तेमाल मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अंजलि, अगर दोनों में से किसी भी देश की धरती का ऑफिशियली इस्तेमाल युद्ध के लिए हो गया तो ऑफिशियली ये युद्ध विश्व युद्ध में उसी दिन बदल जाएगा, ये मैं कह सकती हूं। ये बड़ा एनालिसिस है अंशु जी का। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, खुलकर रूस चीन के साथ आया है अब साउथ अफ्रीका। तीनों देशों की नौसेना मिलकर युद्धाभ्यास करने वाली है। 17 से 27 फरवरी तक मेगा नेवल ड्रिल का ऐलान किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ताकत दिखाई जाएगी। साउथ कोरिया जो कि अब खुलकर के साथ देने लगा है रूस का, 17 फरवरी से बताया जा रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी ताकत दिखाई जाएगी। और इन तीनों देशों के बीच किस तरीके की डील चल रही है, कैसा समझौता है, कैसी ट्यूनिंग है, इसके बारे में भी आगे आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि युद्ध को 1 साल होने को है और अब कई ऐसे देश हैं जो कि अब क्लियर स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो रूस की तरफ हो या फिर यूक्रेन की तरफ हो। यूक्रेन की तरफ नाटो के सभी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, तो वहीं रूस का साथ देने के लिए इससे पहले ईरान भी खुलकर सामने आया था और अब साउथ अफ्रीका भी क्लियरली ये कह चुका है कि रूस के साथ इस जंग में हम खड़े हैं। आइए तीनों देशों की इस मेगा नेवी ड्रिल से जुड़े कुछ और खास बातें हम जान लेते हैं। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका की मेगा ड्रिल आखिर क्या है, ये देखिए बिग वॉल पर सारी डिटेल्स हैं। तीनों देश 17 से 27 फरवरी तक करेंगे जॉइंट ड्रिल, इस पर अब मुहर लग चुकी है और ये क्लियर जो संदेश है, मैसेज है, वो है वेस्टर्न कंट्रीज को। दूसरी बड़ी जानकारी है, मौसी 2 नाम से ये ड्रिल दक्षिण अफ्रीका के तट पर होने वाली है, ये भी बड़ी जानकारी है। और ड्रिल में साउथ अफ्रीका के 350 सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले नवंबर 2019 में तीनों ने की थी एक जॉइंट ड्रिल और फिर से इसी तरीके की एक ड्रिल होने जा रही है। एक दूसरे की ऑपरेशनल स्किल और जानकारियों को शेयर किया जाएगा, साझा करेंगे, ये भी डील में जो है वो शामिल है। और पेंटागन की रिपोर्ट की माने तो पीएलए के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और अगर ऐसे में ये तीनों देश मिलकर के ये ड्रिल करेंगे तो इससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है तीनों देशों का असल मकसद है अपनी ताकत को दिखाना। तो ये बड़ी जानकारी है, लेकिन इन तीनों देशों ने मिलकर जो ड्रिल करने का फैसला लिया है उससे पश्चिमी देशों की टेंशन कितनी बढ़ सकती है, इसे और अच्छे से समझाएंगे रवि, उनके पास चलते हैं।
बिल्कुल। आइए अब समझते हैं कि रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के इस गठजोड़ का क्या मतलब है। त्रिगुट है ये, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चीन, साउथ अफ्रीका और रूस के सैन्य रिश्ते से पूरे अफ्रीका में समीकरण बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीका का साथ आना चीन रूस की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह देखा जाएगा, उसकी कामयाबी की तरह देखा जाएगा। रूस यूक्रेन वॉर के बीच इस ड्रिल की खास अहमियत है, इसका खास महत्व है। साउथ अफ्रीका ने वॉर के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की। हमने साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं देखा। पश्चिमी देश रूस पर साउथ अफ्रीका के इस स्टैंड से नाराज भी चल रहे हैं। अब खुलकर रूस चीन के साथ ड्रिल में उतर रहा है दक्षिण अफ्रीका। और ध्यान रखिए कि यह सब तब हो रहा है जब इस वक्त तनाव चरम पर है यूरोप में। अफ्रीका के दूसरे देश में भी चीन की पैठ मजबूत होगी। तो ये ड्रिल अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट करता है। सिंह सर, क्या इसके पीछे चीन की पूरी स्क्रिप्ट है? क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है कि दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में चीन ने जबरदस्त पैसा पुश किया है। क्या वो मनी फैक्टर अब काम कर रहा है? एक्चुअली रवि, आप बहुत अच्छा एनालिसिस आपने दिया है, मैं बताता हूँ। इसमें आप देखिए, चीन जो है पिछले कई दशक से जिबूती में अपना पूरा मिलिट्री बेस बना चुका है। अब जिबूती में यूएस भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी आना शुरू हो गया और ये चीन वहाँ पर है। तो चीन का जो असली महत्वाकांक्षा है वो है इंडियन ओशन में अपना कब्जा जमाना। और इसके कारण वो देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के आसपास कर रहा है और बड़े अलग जगहों पर अपने तट बना रहा है। अब ये मेन चीज़ जो है, इसने जिबूती के एरिया के आसपास का एरिया साउथ में क्यों चुना है? ताकि इंडियन ओशन में उसको फ्री एंट्री मिले। रशिया को इसलिए मिलाया गया साथ में क्योंकि इंडिया है एक बड़ी थ्रेट है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है चाइना की तरफ से, जिसमें वो इस पूरे एशिया में, एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में। तो आप मान रहे हैं कि ये सारा मास्टर प्लान दरअसल चीन का है? 100% चाइना का मास्टर प्लान है और चाइना रूस की शेल्टर लेके अपना वहाँ पर कब्जा जमाता है। और अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस इस समय चाइना के डेप्ट ट्रैप में हैं। और बिल्कुल सर, और ये भी देखना होगा कि जिस त्रिगुट का हम जिक्र कर रहे हैं वाकई में त्रिगुट है या फिर ये जो वॉर सीन इस वक्त बना हुआ है इसमें बहुदेशीय गुट अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी इसमें नॉर्थ कोरिया का जिक्र होता है, कभी ईरान का जिक्र होता है और अब दक्षिण अफ्रीका का भी जिक्र हो रहा है। अंशु मैम आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच क्योंकि एक बड़ी खबर है इसका हम रुख कर रहे हैं। रूसी हमले की आशंका और बढ़ गई है, हाई अलर्ट पर है ब्रिटेन। कैसे ही आप जानिए, ब्रिटेन को ब्लैकआउट होने का डर सता रहा है। ब्लैकआउट के लिए नए हथियार इस वक्त रूस की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। रूसी निशाने पर यूरोप के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो किस तरह से आप देखिए, जब से रूस पर इस जंग की शुरुआत के बाद ही तमाम सैंक्शंस लगाए गए, इसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस है इसका यूरोपियन कंट्रीज को तो सामना करना पड़ा। लेकिन अब यह ब्रिटेन की तरफ से डर और दावा इस बात का कि रूस अब नए तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है और उससे डर इस बात का है कि यूरोप के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा रूस की तरफ से और इसके बाद ब्लैकआउट हो सकता है। इस बात का खौफ अब ब्रिटेन को सता रहा है। लेकिन कैसे, ये आपको बताते हैं। ये आपको बताते हैं कि रूस और ब्रिटेन के बीच आखिर कितनी विध्वंसक स्थिति इस वक्त बन रही है और क्या कुछ होने की आशंका इस वक्त दोनों देशों के बीच में है। तो रशिया वर्सेस ब्रिटेन को जानना बहुत जरूरी है। अंडर वाटर एनर्जी वॉर, इसकी आशंका और कहां की रिपोर्ट है? पश्चिमी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। अब क्या बड़ी बात है, आप फटाफट जानिए। रूस और ब्रिटेन के बीच समंदर के अंदर भीषण एनर्जी वॉर की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर है? समंदर के नीचे मौजूद ब्रिटिश गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी केबल निशाने पर है रशिया के। ये ब्रिटेन की इंटेलिजेंस की तरफ से दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन नॉर्वे एनर्जी सप्लाई लाइन को उड़ा सकता है रूस, इस बात का भी दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया। ऐसा करके ब्रिटेन में ब्लैकआउट करने का पुतिन का पूरा इरादा है। यह आशंका, यह डर, यह भय ब्रिटेन को युद्ध के दौरान नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हो चुका है बड़ा धमाका। पिछले साल यह हमने देखा भी था और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन धमाके में भी इस साजिश में भी बकायदा तमाम अनुमान लगाए गए थे यूरोपीय देशों में। अब खास बात क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। यूरोपीय देशों में रूस के खिलाफ ब्रिटेन इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर हो रहा हम देख रहे हैं, चाहे वो ऋषि सुनक हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। वो गए हैं कीव में, बाकायदा मुलाकात करके आए हैं। यूरोपीय देशों में रूस के खिलाफ ब्रिटेन इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर रहा है और यही वजह है कि अब ब्रिटेन को इस बात का डर है कि शायद से अब रूस के कोप का सामना ब्रिटेन को करना पड़ सकता है। अंशु जोशी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो थ्रेट इस वक्त ब्रिटेन को सता रहा है रशिया की तरफ से, ये कितना रियल आपको नजर आ रहा है और अगर रशिया ऐसा कदम उठाता है तो इसका भावी परिणाम क्या हो सकता है?
करुणा, यदि हम ब्रिटेन की आज की स्थिति को देखें तो हम सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक ने किन हालातों में ब्रिटेन के नए शासक के रूप में सत्ता संभाली है। ऑलरेडी ब्रिटेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिक स्लंप के दौर से गुजर रहा है। यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद, ब्रेक्सिट की परिस्थितियों के बाद से ही वहाँ पर आप देखें कि लिक्विडिटी की कमी हो गई, वहाँ पर FDI की कमी हुई और आज की तारीख में वहाँ की जो ब्रिटिश जनता है वो अपनी डे टू डे लाइफ में संघर्ष कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जैसी, भुखमरी जैसी परिस्थितियों से ब्रिटेन आज की तारीख में जूझ रहा है। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं ऐसा सोचती थी कि शायद अब ऋषि सुनक शायद धीरे धीरे करके पीछे हटेंगे यूक्रेन को मदद देने से, लेकिन मुझे तो उल्टा ब्रिटेन आगे बढ़ चढ़ के यूक्रेन को नाटो सदस्यों के साथ में मदद देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर स्थिति गंभीर है और रशिया की ओर से एक बड़ा खतरा ब्रिटेन को देखने को मिल सकता है। ठीक है। कीव में एयर रेड सायरन के बीच बड़ी मीटिंग हो रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की EU लीडर्स के साथ मीटिंग है। कीव में मीटिंग कर EU ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई। EU प्रेसिडेंट ने कहा, हम मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़े हैं। राजीव सरदाना सर, ये जो बैठक हो रही है एयर रेड सायरन्स के बीच और यहाँ एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एकजुटता तो दिखा रहे हैं पश्चिमी देश, क्योंकि वो हथियार भी दे रहे हैं और इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप एयर रेड के बीच में देखिए कि एक तरफ यूक्रेन पूरा बर्बाद होता जा रहा है और ये सिर्फ अपने हथियार बेचे जा रहे हैं। ये दिखता है कि यहाँ एयर रेड सायरन हो रहा है और दूसरी जगह वही देश बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि जेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे और ज्यादा हथियार मिलने पर पूर्वी इलाके में रूस को खदेड़ने का दावा। यूरोपीय अधिकारियों से मीटिंग के बाद बोले जेलेंस्की। कीव में जेलेंस्की ने EU के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और एक बार फिर से हथियारों की डिमांड की है। एक साल पहले जो यूक्रेन के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने यूरोप के देशों से, पश्चिम देशों से एक ही बात कही थी कि हमें 3 चीजें चाहिए, हथियार, हथियार और हथियार। एक साल बाद ऐसा लगता है कि वही बात जेलेंस्की फिर से कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ हथियार और हथियार दीजिए। लेकिन प्रश्न यही है कि इन तमाम हथियारों से अब तक क्या हुआ है? क्या वाकई में यूक्रेन ने कोई बड़ी जीत हासिल की है रूस के ऊपर? आइए सुनते हैं कि जेलेंस्की ने और क्या कहा और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान से क्या कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जेलेंस्की की ये अंतहीन ख्वाहिशें हैं। क्या कहा है उन्होंने? 3 बयान। यूक्रेन को तुरंत पश्चिमी आधुनिक बैटल टैंक की जरूरत है और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या टैंकों को लेकर कुछ ज्यादा ही बेसब्री नहीं जेलेंस्की दिखा रहे? इन टैंकों से क्या वाकई में वो रूस को बहुत बड़ा धक्का दे सकते हैं? जो दूसरा अहम बयान है वो कि मजबूत एयर डिफेंस मिलते ही रूसी आक्रामकता ध्वस्त कर देंगे। एयर डिफेंस की बात बार बार कही जाती है। क्या जेलेंस्की की पश्चिम से मांग बढ़ती ही चली जाएगी? ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हर दिन ये जो युद्ध है इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और डेस्परेशन जेलेंस्की का दिख रहा है कि युद्ध खत्म हो। यूक्रेन के कुछ पार्टनर्स के अभी भी रूस से अच्छे आर्थिक रिश्ते हैं। तो सवाल है कि लगातार मददगार बने देशों को जेलेंस्की की ये टिप्पणी क्या रास आएगी? तो जेलेंस्की जो है वो डेस्परेट दिख रहे हैं और अभी भी हथियारों की डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है। चतुर्वेदी सर, हथियार मिल भी जाएं, टैंक मिल भी जाए तो जेलेंस्की क्या युद्ध जीत जाएंगे? क्या वो रूस को हरा पाएंगे? वो तो यही चाह रहे हैं कि हथियार ऐसे दे दो जिससे हम वर्ल्ड वॉर करा दें और दूसरी कोई सूरत नहीं है जेलेंस्की के जीतने की। क्या ये जिद है जेलेंस्की की? रवि, आपने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस की है। ये जो वॉर होती है वो मैन मनी मशीन मिक्स होती है। आप जितने भी हथियार ले लीजिए, लेटेस्ट एम्यूनिशन सिस्टम ले लीजिए, प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम ले लीजिए, लेकिन उसको चलाने वाला, उनको मैन करने वाला और मनोबल के साथ अपने देश के लिए लड़ने वाला भी मौजूद होना चाहिए। वो उतना ही बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 2 या 3 रेजिमेंट वर्थ टैंक्स आ गए, लेपर्ड, चैलेंजर, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको आदमी चाहिए, मैन ऑन ग्राउंड चाहिए, जो कि लड़ेगा, जो मैन करेगा और जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो चतुर्वेदी सर का एनालिसिस है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड भी आपको फौजी चाहिए जो कि युद्ध लड़ सके। क्या यूक्रेन के पास पर्याप्त फौजी नहीं है, तभी 1 साल तक ये युद्ध खींचता चला गया? देखिए, सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं, लेकिन जो बाकी मर्सनरीज है, बाकी देशों से लोग आए हुए हैं, जो हथियार दिए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में
बाकी देशों के लड़ाकू भी हैं, लड़ाकू जो जवान हैं उनके, वो भी लड़ रहे हैं उनके साथ। लेकिन यूक्रेन में क्षमता मेरे ख्याल से अब खत्म होती जा रही है और ये युद्ध जल्दी ही बंद होगा, क्योंकि जितने मर्जी हथियार हो जाए, जब चलाने वाला ही नहीं रहेगा, द मैन बिहाइंड द गन नहीं रहेगा, तो फिर ये आगे युद्ध नहीं बढ़ेगा। जी, लेकिन सर कितना ये अभी लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होगा और कब तक खत्म होगा ये भी बहुत डिबेटेबल है। इन सब के बीच आप देखिए एक और बहुत बड़ी खबर है, पूर्वी यूक्रेन से भीषण जंग की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि पूरा फोकस इस वक्त रशिया का पूर्वी यूक्रेन की तरफ है। यूक्रेन की फौज ने रूसी ठिकानों पर बरसाए हैं गोले। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से, ये देखिए जरा आप वो जो धमाके हुए गोलीबारी, उसकी आवाजें भी आप सुनिए। वॉर जोन से रूस के टैंकों का विध्वंसक वीडियो भी सामने आया है। रूस की फौज ने टैंकों के जरिए गोले बरसाए। रूसी सेना ने T-90M टैंक से युद्धाभ्यास किया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका वीडियो भी जारी किया। एसपी सिंह सर, अभी जो चर्चा हम कर रहे थे कि जिस तरीके से एक दूसरे की मदद इस युद्ध में पहुंचाई जा रही है और यूक्रेन को अब तक जिस तरीके से मदद मिल रही है, इस बात की क्या गारंटी है जब युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी वो तमाम देश जो अब तक मदद करते जा रहे हैं उनमें वो फटीग नहीं आएगा कि कितनी देर और कब तक और मदद दें? बिल्कुल, ये आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट रखा है। ये एक्चुअली इस समय क्या है, ये ईगो जो है ज़ेलेंस्की की और मैं कहूँगा बेसिकली अमेरिका की, बाइडन की, जो रशिया को तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने पूरी प्लान करा इस वॉर को, जो वॉर ग्राउंड क्रिएट किया है। उसमें नाटो शुरू में तो जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए उसमें आपको दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। हर नाटो का देश जो है अपने अपने अलग रास्ते पर चल पड़ा है, कोई ना कोई रीज़न है उनका। अभी जो लेपर्ड टैंक देने की बात हुई है, जो चैलेंजर टैंक देने की बात हुई है, उसमें भी उन्होंने जैसे ऊँट के मुँह में जीरा 2-4 टैंक दे दिया, 10 टैंक दे दिया, 12 टैंक, उससे कुछ बहुत थोड़ी जीत जाएगी। ये एक दिखावा है और ये कोई भी देश इसको भी नहीं कर पाता, इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उनको अपने देश की सॉलिडरिटी पहले देखनी है। ये वॉर में हिस्सा लेना, दूसरे मदद करना ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक की जा सकती है। बिल्कुल, और अमेरिका दूर बैठा है। सर, ईगो की लड़ाई है कि पीस टॉक नहीं हो रहा है, बातचीत की टेबल पर कोई नहीं आ रहा है, बल्कि यूक्रेन को और भड़काया जा रहा है इस युद्ध के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, लेपर्ड टैंक की सप्लाई को लेकर बड़ी जानकारी है। यूक्रेन को पुराने लेपर्ड 1 टैंक दे सकता है जर्मनी। जर्मन सरकार के प्रवक्ता हैं स्टीफन हेफस्ट्रेट, उन्होंने ये जानकारी दी है। देखिए, बड़ी जानकारी है। जर्मनी की ओर से एक और नई डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है जर्मन सरकार भी अब कुछ विचार कर रही है और इस बारे में जानकारी दी गई है। लेपर्ड टैंक की सप्लाई को लेकर ये बड़ी खबर है कि क्या लेपर्ड टैंक यूक्रेन को और मिलेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को इस वक्त सभी अत्याधुनिक हथियार चाहिए, मशीन चाहिए, टैंक चाहिए, तोप चाहिए, और उसमें शामिल है लेपर्ड टैंक भी। आइए लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को लेकर जो ट्विस्ट आया है उससे जुड़े कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेपर्ड टैंक यूक्रेन को मिले ना मिले, इसे लेकर के यूक्रेन के लेपर्ड मंसूबे पर क्या पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता है, उन्होंने जो बातें बताई हैं उससे कम से कम यही समझ में आ रहा है। अब इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। अपग्रेडेड बैटल टैंक की जगह पुराने लेपर्ड टैंक देगा जर्मनी, ये एक बड़ी बात जर्मनी की ओर से सामने आई है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने लेपर्ड की डिलीवरी पर गोलमोल जवाब दिया, यानी कि साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है कि लेपर्ड टैंक दिया जाएगा यूक्रेन को या नहीं। प्रवक्ता ने फिलहाल पुराने लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन को देने की बात कही है। तो ये जर्मन सरकार के प्रवक्ता की ओर से जो बात कही गई है उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ होती है। अंशु जी, क्या लग रहा है, जर्मनी शुरुआत से चाहता था कि युद्ध ज्यादा लंबा ना खिंचे। बिल्कुल, ओलाफ शोल्ज ने कई बार कोशिश की कि रूस और यूक्रेन मिलकर के बातचीत करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या लेपर्ड टैंक देने पर जो इतना मंथन है, गोलमोल जवाब भी इसीलिए दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा हथियार यूक्रेन को नहीं देना चाहता है जर्मनी रूस के खिलाफ? अंजलि, हमने बीते दिनों इस बात पर चर्चा भी की कि किस तरह से जर्मनी ने अपने टैंक्स यूक्रेन को देने से मना कर दिया, फिर किस मात्रा में ये लेपर्ड टैंक दिए जा रहे हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि एसपी सर ने भी कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान यदि सहायता की जाएगी तो उससे यूक्रेन का कुछ नहीं बनने वाला और रशिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एक महत्वपूर्ण रुख हम ये देखें कि नाटो में अब अंदर ही अंदर 2 गुट बनने लग गए हैं। एक वो गुट जो अभी भी अमेरिका के साथ है, जो अपने फायदे की वजह से अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध बने रहना
देना चाहता है, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो उन तमाम देशों का है। अंशुम मैम एक बात बताइए, जो एनालिसिस यहाँ स्टूडियो में हम कर रहे हैं कि ये जो मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये एनालिसिस और इसका आकलन तो पश्चिमी देशों के पास भी होगा, तो फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ क्यों नहीं सामने आ रहे रशिया के खिलाफ? करुणा, सबसे बड़ी बात कि इस बात का आकलन ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे कि उनको आज की तारीख में पश्चिमी खेमे के देशों से किस प्रकार की सहायता मिल रही है, और शायद इसीलिए वो बार-बार अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें और हथियार चाहिए, हमें और सैन्य मदद चाहिए। क्या मैम की बात को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उतनी ही मदद दी जा रही है जिससे वो हारे भी नहीं और जीते भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ अंशु मैडम से, क्योंकि आज ये अमेरिका है जो कि पूरे कंट्रोल में है, रशिया नहीं। रशिया आज शायद इस युद्ध का समाप्ति चाहता हो, अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो, वो चाहता है कि अमेरिका रशिया जो निजी हित हैं, जो वो निजी हित हैं, वो साधने में ये यूक्रेन का वॉर जोन काफी हद तक मदद कर रहा है। एक और मैं बात कहूंगा, ठीक है सर, कि जब ये टैंक्स की बात आ रही है तो जब किसी को एड दी जाती है तो ये पक्का निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए वो पुराने वॉर वेस्टेज रिजर्व से आएंगे, नया टैंक। चलिए, उन्हें अपनी सप्लाई लाइन भी तो दुरुस्त करके रखनी है अम्युनिशन की। अगली खबर का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, अगली खबर, वॉर जोन से रूसी वॉरशिप को हटाने की ये खबर सामने आ रही है। युद्ध क्षेत्र से ये खबर है, एडमिरल कुजनेत्सोव को मरम्मत के लिए भेजा जा सकता है, और कुछ दिक्कतें पिछले दिनों सामने आई थी जिसकी वजह से मरम्मत के लिए भेजने की खबर सामने आ रही है। कमांडर सदाना, उसी बात को हम आगे बढ़ाएं। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं हमें कि ये वॉर चलती भी रहे और ये खत्म भी ना हो, मदद उतनी ही दी जाए जिससे वो लड़ता तो रहे लेकिन जीते नहीं, लेकिन इस सब के बीच यूरोप का तो सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, यूरोप को आज नहीं तो कल अमेरिका से ये जो सांठ-गांठ है, सपोर्ट है, यूरोप को पीछे लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपीय देशों में आज एनर्जी का संकट है, आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वो अपना देश पहले संभालेंगे, ना कि यूक्रेन के सपोर्ट देते रहेंगे कि ये ना हो कि कल लड़ाई उनके घर पे पहुंच जाए। रशिया इतना मजबूत है कि पूरे यूरोप को एक साथ झेल सकता है, और झेल भी रहा है, कुछ सालों लग जाए तो भी झेलता रहेगा। लेकिन कहीं इस बात का डर तो यूरोप को नहीं कि हद से ज्यादा अगर हम यहाँ बढ़ गए हथियार देने में तो कहीं यूक्रेन बढ़ गया हद से ज्यादा तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यूरोप को अभी अपना हित सोचना पड़ेगा, अमेरिका के साथ शायद कम देना पड़ेगा कि ये जंग ज्यादा देर तक ना चले, ये सपोर्ट उतनी ही दी जाए जितनी आग अपने घर पे ना लग जाए। युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों का अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।